और चलिए सत्याग्रह में आगे बढ़ते हैं, जहां लोकसभा चुनाव जैसे जैसे अब नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सपा अपनी रणनीतियों की धार बनाने में जुटी हुई है। समाजवादी पार्टी की कोलकाता में 2 दिनों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सपा की पहली राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है, जिसमें पहले दिन पार्टी ने महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्या पर प्रमुखता से चर्चा की। लेकिन इन सब में पार्टी का मेन टारगेट 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव है, जिसके लिए पार्टी खास रणनीति तैयार कर रही है। देखिए, संगठन को मजबूत करना और 2024 में उत्तर प्रदेश में कम से कम 50 सीटें जीतने की तैयारी हो चुकी है। शुरुआत में पार्टी के नेताओं ने अति पिछड़ों पर जोर दिया और विश्वास जताया कि पार्टी के साथ अभी भी मुस्लिम और यादव साथ हैं। पार्टी नेताओं को धार्मिक पुस्तकों और धार्मिक संतों पर टिप्पणी करने की मनाही की गई। सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कुल 67 सदस्य हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें सामने की तरफ स्टेज पर प्रोफेसर रामगोपाल यादव, अबू आजमी, अवधेश प्रसाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, किरणमय नंदा, जया बच्चन, शिवपाल यादव और रामजी लाल सुमन को जगह दी गई है। इसमें यूपी सरकार में पूर्व मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य को जगह नहीं मिली। रामचरितमानस विवाद का मुख्य चेहरा रहे स्वामी प्रसाद को कार्यकर्ताओं के बीच बिठाया गया। भले ही यूपी में बारिश हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में राजनीतिक तापमान अचानक से गर्म हो गया, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से किए गए ये ट्वीट की तस्वीरें। दरअसल अखिलेश यादव की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें ममता बनर्जी अपने पार्टी कार्यालय में बैठी दिखाई दे रही हैं। उनके साथ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव समेत कई नेता मौजूद हैं। तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में सपा के नेता प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे दिख रहे हैं। अखिलेश यादव को भी उसी कुर्सी पर बिठाया गया है। केशव प्रसाद मौर्य ने इसी पर तंज कसा है। फोटो वायरल हो रही है सोशल मीडिया में, जिसमें अखिलेश जी बैठे हुए हैं उनके बगल में, और ये कहा जा रहा है कि वो स्टूल में बैठे हुए, चूंकि स्टूल की सियासत पिछले चुनाव में बहुत हावी रही। तो मेरा स्टूल लेकर चले गए क्या वो? केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश के बीच स्टूल को लेकर पहले भी सियासी झड़प देखी जा चुकी है। बयानबाजी भी दोनों तरफ से होती है और इस बार नया अध्याय शुरू हुआ है। केशव प्रसाद यही नहीं रुके, एबीपी गंगा से बातचीत करते हुए उन्होंने अखिलेश पर हमले जारी रखे। दीदी ममता दीदी को ऐसा नहीं करना चाहिए, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ये तो श्री अखिलेश यादव जी पश्चिम बंगाल में जाकर के उत्तर प्रदेश का अपमान कराने का काम कर रहे हैं। कहते हैं सियासत में बयानों की बहुत अहमियत होती है, इसीलिए कहा जा सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य ने सियासी फिजा को गरमा दिया है। तो ये जो बयानबाजी आपने सुनी है, सिर्फ भाजपा की तरफ से नहीं हो रही, बल्कि सपा की तरफ से भी बराबर इस पर जवाब दिया जा रहा है। कोलकाता अधिवेशन में सपा ने अपने सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर भाजपा से लड़ने का फैसला किया है, तो सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने कोलकाता से ही भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला और भाजपा को 2024 में सत्ता से हटाने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी देश के लिए, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरा बन गई है। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सफाई की रणनीति बनेगी। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का जवाब देते हुए सपा को समाप्तवादी पार्टी बताया। समुद्र के टापू पे जाके अपनी राष्ट्रीय कार्य समिति करे, हमें क्या फर्क पड़ता है? उससे सपा से हमें कोई लेना देना, सपा वैसे भी समाप्तवादी पार्टी है। तो ब्रजेश पाठक ने भी सपा पर हमला बोला। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साफ साफ कहा, समाजवादी पार्टी के पास तो कोई जनाधार ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, समाप्त हो गया है। अब वो बंगाल की खाड़ी के पास अपना अधिवेशन कर रहे हैं और रसातल की तरफ उधर ही जा रहे हैं। वहीं यूपी के पर्यटन मंत्री ने भी कहा, सपा के कोलकाता में हो रहे राष्ट्रीय अधिवेशन में भी भाजपा का फायदा दिख रहा है। जहां ममता बनर्जी की पार्टी वो क्षेत्रीय दल के रूप में इतनी मजबूत है, तो इससे तो हमारा लाभ ही होगा। जाए नुकसान करेंगे ये ममता दीदी का करेगा हमारा। एक तरफ तो कोलकाता में सपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा भी 2024 की तैयारियों में जोर शोर से लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वोटर्स को लुभाने की जंग तेज कर दी है। जहां समाजवादी पार्टी लगातार जाति जनगणना की मांग कर पिछड़े वोटर्स को लुभाने की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ कानपुर में भाजपा उसका तोड़ निकालने में जुटी है। रविवार को भाजपा ओबीसी मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने वाली है। ओबीसी मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, पिछड़ा राष्ट्रीय वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहिर, भाजपा ओबीसी मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण, प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह समेत तमाम 200 ओबीसी चेहरे शिरकत करने आ रहे हैं। कल के कार्य समिति बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी संगठन के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति और मार्गदर्शन हम सबको मिलने वाला है।
पिछले कुछ समय से सपा भाजपा को ओबीसी विरोधी बता रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी इसका जवाब तलाशने की कोशिश करेगी। इसके साथ ही 2024 को टारगेट रखते हुए भविष्य की रणनीति भी बनाई जाएगी। प्रदेश कार्य समिति को लेकर के सबकी निगाहें भी लगी रहेंगी, क्योंकि ओबीसी की पॉलिटिक्स पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश में और देश में काफ़ी ज़्यादा सियासत इस पर की जा रही है और काफ़ी ज़्यादा गर्म है। यहाँ से क्या संदेश मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के जो कार्यकर्ता और नेता हैं क्या संदेश लेकर धरातल पर उतरेंगे, ये देखने वाली बात। तो एक तरफ तो सपा का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है और दूसरी तरफ सपा के 2 कद्दावर नेताओं के अधिवेशन में गैर मौजूदगी ने अटकलों के बाजार को गर्म कर दिया है। सपा के ये 2 चेहरे हैं, आजम खान और शफीकुर रहमान बर्क। जब एबीपी गंगा ने मुरादाबाद में शफीकुर रहमान बर्क से कोलकाता में न होने को लेकर सवाल पूछा तो पहले तो उन्होंने तबियत खराब होने की बात की, लेकिन दोबारा पूछने पर बर्क की कसक बाहर झलक आई। क्या एजेंडा है पार्टी का? आज 7 साल के बाद जो सम्मेलन में शिवपाल यादव भी शामिल हो रहे हैं, लेकिन आप और आजम खान जैसे सीनियर नेता समाजवादी तो आई वाज नॉट इनवाइटेड। आपको नहीं इनवाइट किया गया? क्यों? आप तो सांसद हैं। पता नहीं क्यों, मेरे पास तो कोई इतना नो इन्फॉर्मेशन है जिसमें। मतलब राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सम्मेलन की जो सांसद है, 3 ही सांसद है लोकसभा में, आपको सीनियर सांसद है, आपको भी इनविटेशन नहीं आया। एबीपी गंगा की टीम ने सपा सांसद से जब इसकी वजह जाननी चाहिए तो सुने शफीकुर रहमान बर्क ने क्या कहा। लगता मुलायम सिंह यादव के बाद कुछ नजरअंदाज किया जा रहा है पार्टी में? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, ये उनकी जाती राय है। मुझे क्यों नहीं बुलाया या औरों को क्यों बुलाया, अब ये तो वो जाने। बहरहाल अभी मेरी उनसे कोई बात हुई नहीं है इस सिलसिले में। अखिलेश यादव जी ने कोई फोन नहीं किया? किसी ने नहीं? ना कोई फोन, ना कोई लेटर। हालांकि बर्क ने पार्टी के कामयाबी की दुआ की है तो दूसरी तरफ आजम खान से जानकारी मांगने पर उन्होंने अपनी खराब सेहत का हवाला दिया। समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन में आजम खान और शफीकुर रहमान बर्क के शामिल नहीं होने पर राजनीतिक गलियारों में कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। और चलिए सत्याग्रह में आगे बढ़ेंगे, जहां अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जानकारी सामने आई है कि पीएम मोदी जनवरी 2024 के तीसरे हफ्ते में रामलला की मूर्ति उनके मूल स्थान पर स्थापित करेंगे। यही वजह है कि अब प्रदेश सरकार ने अपना पूरा फोकस राम मंदिर निर्माण पर रखा हुआ है। इसलिए खुद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य राम मंदिर निर्माण का कार्य देखने पहुंचे। इतना ही नहीं, मंदिर का निर्माण कार्य देखने के दौरान डिप्टी सीएम भावुक भी हो गए और उन्होंने श्री राम की लिखी हुई शिला को अपने सिर पर रखकर जय श्री राम का उद्घोष भी किया। राम भक्त हूँ, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का सिपाही हूँ। जब कल रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के कार्य को तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए मैंने देखा तो मैं रोमांचित था, मैं अभिभूत था। और जब श्री राम जी के नाम की लिखी हुई शिला मुझे मिली तो शीश में रखा जैसे, तो मुझे लगा मैंने भगवान श्री राम मेरे शीश पर विराजमान हो गए हैं। इससे पहले राम मंदिर निर्माण की एक नई तस्वीर भी सामने आई जो गर्भगृह की है, जिसमें साफ दिख रहा है कि मंदिर के गर्भगृह में सभी स्तंभ खड़े किए जा चुके हैं। गर्भगृह के एक हिस्से में चौखट और 20 फीट ऊंची दीवारें आकार लेती दिख रही हैं। ये मकराना के सफेद संगमरमर से बनाई जा रही हैं। इनके अलावा तस्वीरों में सिंह द्वार, गर्भगृह की दीवारें और पिलर निर्माण भी नजर आ रहा है। और चलिए अब सत्याग्रह में आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तराखंड में देश की सबसे लंबी रेल लाइन का सपना अब जल्द ही साकार होने वाला है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम तेजी से चल रहा है। हर दिन लगभग 100 मीटर सुरंग बनाई जा रही है। दरअसल ये योजना 125 किलोमीटर लंबी है, जिसमें 17 सुरंगें हैं। इन सुरंगों की लंबाई 6.2 किलोमीटर है। इस रेल परियोजना के 9 फेज में 80 प्रवेश द्वार होंगे। इसमें 50 द्वार तैयार हो चुके हैं। रेल लाइन पर 17 सुरंगों के अलावा 35 पुल भी बनाए जाने हैं। आप देख सकते हैं ये टनल तकरीबन 2900 मीटर यानी 3 किलोमीटर के आसपास लंबी है। ये उसी रेल परियोजना के लिए बन रही है ताकि यहाँ से ट्रेन गुजरेगी और ऋषिकेश कर्णप्रयाग के बीच में जब ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा तो तकरीबन 50 किलोमीटर का फासला कम हो जाएगा। हालांकि 2024 तक सिविल के सभी कार्य पूरे होने की संभावना है। इसके बाद पटरी बिछाने का काम शुरू होगा और इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के साथ ही ऋषिकेश कर्णप्रयाग के बीच की यात्रा का समय 7 घंटे से घटकर महज 2 घंटे हो जाएगा। इससे कर्णप्रयाग से बद्रीनाथ का 4.5 घंटे का सफर भी मात्र 2 घंटे में तय हो सकेगा। यानी ऋषिकेश से बद्रीनाथ अब सिर्फ 4 घंटे में सफर तय कर सकेंगे। इस यात्रा में पहले 11 घंटे लगा करते थे। कानपुर में सपा के विधायक इरफान सोलंकी के मामले को लेकर भाजपा और सपा विधायक अब आमने सामने आ चुके हैं। जहां सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने ये तक कह दिया कि इरफान सोलंकी को टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और ये यूपी पुलिस यानी यूपीपी नहीं बल्कि बीजेपी यूपीपी है।
पुलिस लगातार दमनकारी और न्यायपूर्ण कार्रवाई कर रही है। बहुत बेलगाम और बेअंदाज हो चुकी है योगी जी की पुलिस, और अब ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल टूल बन करके राजनीतिक फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने की नीयत से काम कर रही है। उधर सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी के सवालों की बौछार करने पर भाजपा कहां चुप बैठने वाली थी। विधायक सुरेंद्र मैथानी ने साफ कह दिया कि पुलिस पर सवाल उठाना ठीक नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने इरफान के खिलाफ केस किए हैं उनके पास इसके सबूत हैं। जिन लोगों ने इरफान पर एफआईआर दर्ज कराई है उनको भी साक्ष्य देना पड़ेगा। तो क्या देते हैं, क्या उस पर न्यायपालिका निर्णय देती है, क्या जांच में रिपोर्ट आती है, इसके लिए थोड़ा सब्र करना चाहिए। दरअसल शुक्रवार को इरफान सोलंकी को महराजगंज जेल से कानपुर कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था, जहां इरफान सोलंकी ने अपना दर्द बयां किया था। हालांकि इरफान सोलंकी पर फास्ट ट्रैक मोड में मुकदमा चलाया जा रहा है। जानकार बता रहे हैं कि आने वाले 6-7 महीनों में इरफान पर फैसला आ सकता है। जिन धाराओं में चार्जेस फ्रेम हुए हैं, अगर इरफान सोलंकी को सजा होती है तो उनकी विधायकी जाना तय है। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में प्रशासन ने फरार आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने का फैसला ले लिया है। 24 फरवरी को राजू पाल की हत्या के गवाह उमेश पाल और उसके 2 गनर को दिन दहाड़े मौत के घाट उतारने वाले आरोपियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि अब आरोपियों के खिलाफ पीले पंजे की कार्रवाई शुरू करने का फैसला लिया गया है। वारदात में शामिल शूटर गुड्डू मुस्लिम और गुलाम के मकानों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त करने का आदेश जारी किया गया है। हालांकि प्राधिकरण की तरफ से नोटिस भेजा गया था, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो फिर उनके घरों के ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया। प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल शूटआउट केस में शामिल अपराधियों की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। शूटआउट की वारदात में सीधे तौर पर शामिल शूटर गुड्डू मुस्लिम और गुलाम के घर पर बुलडोजर चलाए जाने की तैयारी की गई है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इसके लिए बाकायदा खाका तैयार कर लिया है। ध्वस्तीकरण आदेश जारी कर दिया गया है और ध्वस्तीकरण आदेश जारी होने के बाद अब इनके घरों पर कभी भी बुलडोजर चल सकता है। उमेश पाल शूटआउट के बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने तकरीबन 60 लोगों को अवैध निर्माण होने पर नोटिस जारी किया था। इनमें से अधिकतर बाहुबली अतीक अहमद और दूसरे आपराधिक गैंग से जुड़े लोग हैं। बसपा प्रमुख मायावती के घर जल्द ही शहनाई बजने वाली है, लेकिन मायावती ने जिन मेहमानों को शादी में निमंत्रण दिया है उनमें एक चौंकाने वाला नाम भी सामने आया। दरअसल 26 मार्च को बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश आनंद की शादी है, जिसको लेकर मेहमानों को निमंत्रण भेजा जा रहा है। लेकिन जो सबसे हैरान कर देने वाला नाम सामने आया वो शाइस्ता परवीन का है, जिसे मायावती ने न्योता भिजवाया है, क्योंकि शाइस्ता परवीन प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है और पिछले 23 दिन से फरार है। हालांकि शाइस्ता परवीन का कार्ड प्रयागराज के पदाधिकारियों के पास पहुंचा है, लेकिन कई पूर्व सांसद और विधायकों का नाम लिस्ट में नहीं है। उधर नामजद और फरार होने के बावजूद शाइस्ता परवीन को मायावती की तरफ से भतीजे की शादी का कार्ड भिजवाना कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि नामों की ये सूची उमेश पाल शूटआउट केस के 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीतने के बाद तैयार कराई गई है। सूत्रों के मुताबिक मायावती इसी हफ्ते जब 3 दिनों के लिए लखनऊ आई थी तो यहीं उन्होंने मंडल वाइज कार्ड बांटने की लिस्ट तैयार कराई थी। उधर अतीक की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन को शादी का कार्ड भिजवाए जाने से बीएसपी के पदाधिकारी भी हैरान हैं। सूत्रों के मुताबिक मुस्लिम कार्ड खेलने के लिए मायावती ने शाइस्ता परवीन को शादी का कार्ड भेजा है। उन्हें पता है कि शाइस्ता पुलिस से भागती फिर रही है और वो शादी समारोह में नहीं आ सकती। इसके बावजूद कार्ड भिजवाया जाना सिर्फ सियासी संदेश देने के लिए है। इटावा में सहकारिता चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच अब जुबानी जंग भी तेज हो चुकी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों को पोलिंग स्टेशन तक न पहुंचाने का आरोप लगाया। भाई 70 साल कांग्रेस के लोग रहे उस पर, लेकिन कभी भी दलीय आधार पर ऐसा नहीं हुआ कि कोई किसी को रोकता हो या हिंड्रेंस पैदा करता हो कि नहीं तुम्हें नहीं मिलेगी इसे। उधर भाजपा सपा के आरोपों को बेबुनियाद बता रही है और पहली बार कोऑपरेटिव चुनाव में अपनी जीत का दावा किया है। कोऑपरेटिव के बैंक के चुनाव में इनका तिलिस्म जो चला आ रहा था 50 साल 40 साल से, वो सब पिछली बार ही तोड़ दिया था। केवल इटावा बचा था, उसी के क्रम में अब की बार इटावा में भी इनका तिलिस्म टूटने वाला है। दरअसल कोऑपरेटिव के चुनाव से पहले सहकारी समितियों के चुनाव में जिसके ज्यादा से ज्यादा डेलीगेट चुनकर आते हैं उसका कब्जा कोऑपरेटिव बैंक पर होता है और समाजवादी पार्टी पिछले 3 दशकों से अपना परिचय कोऑपरेटिव पर लहराए हुए है। लेकिन इस बार सपा को भाजपा कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है, क्योंकि सहकारी समिति के चुनाव में जहां 48 केंद्रों पर चुनाव होना था उसमें 20 केंद्रों पर प्रशासन चुनाव करा रहा है। बची हुई 20 में आधे पर भाजपा अपने प्रत्याशियों को निर्विरोध जितवा चुकी है। संभल कोल्ड स्टोरेज हादसे में मरने वालों को मुख्यमंत्री राहत कोष से दिए 5-5 लाख रुपए खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो पुलिस ने हादसे के 2 आरोपियों की गिरफ्तारी उत्तराखंड से कर दी है।
पुलिस ने संभल कोल्ड स्टोरेज के मालिक रोहित अग्रवाल और अंकित अग्रवाल को हल्द्वानी से गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। डीआईजी मुरादाबाद शलभ माथुर और जिलाधिकारी संभल मनीष बंसल ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुष्टि की है। इसमें हम लोगों ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ से संपर्क किया। एसडीआरएफ की 3 टीमें अलग अलग जगह से, जिसमें बरेली से, मुरादाबाद से और इटावा से, ने मौके पर पहुंचकर रिलीफ का कार्य शुरू करवाया। संभल जिले में गुरुवार 16 मार्च को कोल्ड स्टोरेज की छत भरभरा कर गिर गई थी। इस दौरान कोल्ड स्टोरेज में काफी संख्या में मजदूर आलू की लदाई के काम में लगे हुए थे। इसी दौरान हादसा हुआ। प्रारंभिक जांच में सामने आया था कि कोल्ड स्टोरेज के नीचे करीब 20 से 25 मजदूर दबे हुए हैं। इसके तुरंत बाद राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया। हादसे की गंभीरता को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को बुलाया गया। टीमों ने मलबे के नीचे से दबे मजदूरों को निकालने का काम शुरू कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि अभी तक कुल 14 लोगों की इस हादसे में मौत हो चुकी है, जबकि 10 लोगों का मुरादाबाद के अस्पताल में इलाज चल रहा है। यूपी सरकार ने हड़ताल पर गए बिजली कर्मचारियों के खिलाफ भी अब कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी में बिजली कर्मियों की हड़ताल से 48 घंटे में ही त्राही मच गई, जिसके बाद अब सरकार ने सख्त चेतावनी दी। सरकार ने अब हड़ताल पर गए बिजली कर्मियों पर एस्मा के तहत कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी के साथ हुई बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री ने विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के 22 पदाधिकारियों के खिलाफ एस्मा की कार्रवाई करते हुए 6 को निलंबित कर दिया। साथ ही प्रदेश के जिलों में तैनात 1332 संविदा कर्मियों को बर्खास्त कर दिया। ऐसी वारदातों के एक जगह का हमारे पास नाम है, एक जगह का हमारे पास संज्ञान है, चाहे नदी में हो, चाहे समुद्र में हो, आकाश में हो या पाताल में हो, उन्हें खोज करके हम सजा करेंगे। बिजली कर्मियों की हड़ताल पर जाने से अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। यही वजह है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसा। उत्तर प्रदेश को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है, हर एक की आवाज को दबाना चाहती है। ये विभाग वो था जिस समय समाजवादी सरकार थी, बजट दे करके इस विभाग का घाटा खत्म किया था, और इस सरकार की गलत नीति की वजह से आज कर्मचारियों के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। बिजली कर्मियों की हड़ताल का मुद्दा भले ही सियासी रूप ले चुका है, लेकिन बिजली आपूर्ति नहीं होने से सबसे ज्यादा परेशानी यूपी की जनता को हो रही है, क्योंकि लोगों के घरों में पानी नहीं है, बच्चों की पढ़ाई तक नहीं हो पा रही है, औद्योगिक इकाइयां ठप हो गई हैं, जिससे त्राहिमाम मचा हुआ है। हरदोई में दबंगों ने चक्की कारखाने में लगाई आग। आग लगाने का विरोध करने पर मां बेटे को लाठी डंडों से पीटा। लखनऊ में पेट्रोल पंप पर दबंगों ने किया जमकर बवाल। पेट्रोल लेने के विवाद में कर्मचारियों और दबंगों में जमकर मारपीट। बुलंदशहर में मौत के कुएं में जानलेवा स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जिला प्रदर्शनी में मौत के कुएं में युवा कर रहे लाइव स्टंट। फार्मासिस्ट भर्ती में देरी से गुस्साए युवाओं ने किया सीएम आवास पर प्रदर्शन। 4 साल से लंबित फार्मासिस्ट भर्ती में नियुक्ति न होने पर किया था। अंबेडकर नगर में अभी तक नहीं शुरू हो सका यूपी बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन। शिक्षक संघ अपनी मांगों को लेकर कर रहा बहिष्कार। मऊ में शिक्षकों ने की बोर्ड की कॉपियों के मूल्यांकन का बहिष्कार। विभिन्न मांगों को लेकर है नाराजगी। शामली में बाइक चोरी करते किशोरों का करतूत सीसीटीवी में कैद। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। गोरखपुर में सड़क पर बने गड्ढे में गिरा साइकिल सवार। हादसे का वीडियो वायरल। मेरठ में अवैध कॉलोनियों पर एमडीए का बुलडोजर गर्जा। कई कॉलोनियों की दीवारें तोड़ी। 20 बीघा में डेवलप की गई थी अवैध कॉलोनी। रुड़की के मंगलौर में दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर जाम से लोगों की बढ़ी दिक्कत। मंगलौर में गंग नहर पुल से लेकर मंडी तक कई किलोमीटर लंबा जाम। बिजली कर्मियों की हड़ताल पर एक्शन में सरकार। बिजली कर्मचारियों को लेकर अधिकारियों के साथ सीएम योगी ने की बैठक। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने मुख्यमंत्री को बिजली समस्या की ताजा हालातों से कराया अवगत। वाराणसी में बिजली कर्मियों की हड़ताल को लेकर सियासत तेज। कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। सोनभद्र में 15 इकाइयों में से 12 का 2800 मेगावाट बिजली उत्पादन ठप। शहर और करीब 1000 गांव की बिजली। कुशीनगर में विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर दर्ज हुआ मुकदमा। 3 अधिकारियों पर जिला प्रशासन ने दर्ज कराया मुकदमा। महराजगंज में भोजन नहीं मिलने पर बिजली कर्मी ने खाया घास। वीडियो वायरल। मुजफ्फरनगर में बिजली समस्या पर जिला प्रशासन अलर्ट। डीएम अरविंद मलप्पा बंगाली ने कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम बनाया। जालौन में जिला प्रशासन के दावे फेल। उरई मुख्यालय के जिलाधिकारी कार्यालय की बिजली गुल। महराजगंज में बैकुंठपुर पावर स्टेशन पर पुलिसकर्मी और बिजलीकर्मी के बीच नोकझोंक। भोजन करने नहीं जाने देने का। रायबरेली में ट्रक और डंपर की आमने सामने की टक्कर। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 3 घायल। सोनभद्र में बारिश के बाद नाले के तेज बहाव में बहे 6 मजदूर। 4 शवों को पुलिस ने किया रेस्क्यू। 2 की तलाश जारी। आगरा में पलटी श्रद्धालुओं से भरी बस। खाटू श्याम जी से पाडुआपुरा जा रही थी बस।
आगरा में एमजी रोड पर अनियंत्रित होकर ट्रक पलटा, ट्रक के कैबिन में फंसा था ड्राइवर। गाजियाबाद में गैस सिलेंडर से भरा ई रिक्शा 2 बच्चियों पर पलटा, 6 साल की बच्ची की मौत। सहारनपुर में न्यू माधव नगर में एक घर पर गिरी आकाशीय बिजली गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लक्सर में दापटी माहेश्वरी में मकान पर गिरी आकाशीय बिजली गिरने से भारी नुकसान, दहशत में पड़ी। उन्नाव में 4 घरों में भीषण आग, घर के ऊपर रखे फूस से फैला आग और आग में लाखों की नकदी और जेवरात जल गए। प्रयागराज के करेली के पुराना बैंक ऑफ बड़ौदा के पास बमबाजी करके बदमाश फरार। सीतापुर में नशे में धुत दबंगों ने महिला को मारी गोली, मौके पर महिला की मौत। मेरठ में साधु सुनीत जाटव की हत्या से सनसनी, धारदार हथियार से गला रेत कर दी हत्या। बदायूं में शराब के नशे में धुत बेटे ने की बुजुर्ग पिता की हत्या, फरार बेटे की तलाश में जुटी पुलिस। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के नाम पर गुंडागर्दी, दबंगों ने बीकॉम सेकेंड ईयर के 4 छात्रों को पीटा। पीड़ित छात्रों ने नैनी कोतवाली में दी तहरीर, आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। बिजनौर में सपा नेता उसके बेटे के पर दबंगों ने जोरदार हमला कर दिया, कूड़े के विवाद में दबंगों ने खूनी वारदात को दिया अंजाम। मुजफ्फरनगर में बेखौफ चोरों की मिनी बैंक शाखा में लाखों की चोरी, चोरों ने ताले तोड़ कर दिया घटना को अंजाम। हाईवे किनारे खड़े वाहनों से डीजल चोरी करने वाले गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार, पुलिस को थी कई दिनों से तलाश। लखनऊ में हाउस टैक्स चोरी करने के खिलाफ नगर निगम ने चलाया अभियान, झलकारी बाई महिला अस्पताल में सीएमएस का कमरा सील किया गया। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने बजट को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बजट में हर वर्ग का रखा गया है। अल्मोड़ा के ऐतिहासिक मल्ला महल मूर्त रूप में लाने के लिए जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी। कर्णप्रयाग में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के शिलापट का लोकार्पण, विधायक अनिल नौटियाल ने किया लोकार्पण। चंपावत के टनकपुर नगर में कल होने वाले सरस मेले की तैयारियां पूरी, 19 मार्च से 28 मार्च तक चलेगा सरस मेला। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कालीमठ पहुंचकर मां काली की पूजा अर्चना की, तिलवाड़ा में कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। चारधाम यात्रियों की संख्या सीमित किए जाने के फैसले पर व्यापारियों ने किया विरोध, व्यापारियों ने सीएम और जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। नैनीताल पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को पकड़ा, 102 ग्राम स्मैक भी बरामद की, वाहन चेकिंग के दौरान हुई गिरफ्तारी। उत्तरकाशी में बिजली विभाग के बकायेदारों में सबसे ज्यादा सरकारी विभाग ने जल्द भुगतान न करने पर नगरपालिका की बिजली काटने की चेतावनी। यातायात को सुचारू ढंग से चलाने के लिए दून पुलिस का नया प्लान, नो पार्किंग में खड़े वाहनों को प्राइवेट क्रेन से हटाया जाएगा। चारधाम यात्रा को देखते हुए एक्शन में हरिद्वार पुलिस, तमाम पुलिस अधिकारी सड़कों पर ले रहे यातायात व्यवस्था का जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट का काम तेजी के साथ चल रहा है। नोएडा में बारिश और ओलावृष्टि से मौसम हुआ सुहाना, सेक्टर 60 की तरफ सड़क पर गिरे ओले। गाजियाबाद में बेमौसम बारिश के बाद गाजियाबाद बुलंदशहर रोड पर लगा लंबा जाम। धारचूला के ऊंचाई वाले इलाकों में बदला मौसम का मिजाज, दारमा घाटी के पंचाचुली, तिंदांग, ढाकर में बर्फबारी हुई। मसूरी में लगातार हो रही बारिश से तापमान में भारी गिरावट, बारिश की वजह से स्कूली बच्चों को आ रही काफी दिक्कत। उत्तरकाशी में शुक्रवार से रिमझिम बारिश जारी, बारिश से तापमान में काफी गिरावट। इटावा में सहकारिता चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में सियासत तेज, दोनों पार्टियों ने अपने अपने जीत के दावे किए। अमेठी के जिला मुख्यालय गौरीगंज में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला, जिसके बाद ग्रामीणों ने काम को बंद कराया। उन्नाव में 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव का आगाज, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया उद्घाटन। फिरोजाबाद होगा प्रदूषण मुक्त, नगर निगम ने कर ली है पूरी तैयारी, 27 करोड़ रुपए आवंटित किए। नवरात्रि में रामायण पाठ के फैसले पर सांसद रवि किशन ने योगी सरकार का किया धन्यवाद, कहा इससे अद्भुत कभी किसी सरकार ने न सोचा था और लोग इस फैसले से काफी खुश हैं। आगरा में भाजपा नेता राघवेंद्र चौहान के शोषण के कारण नाबालिग ने किया आत्महत्या। आगरा में यूपी बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन शुरू, 5 मूल्यांकन केंद्र ताजनगरी आगरा में बनाए गए हैं। गुलाबी गैंग की ड्रेस को लंदन से एक संग्रहालय ने अपने यहां रखने की मांग की, गुलाबी गैंग की मुखिया संपत पाल से संपर्क करके संगठन की ड्रेस। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।